हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीरीज सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस का जीके और साइंस के इस 75 के सीरीज में। इस सीरीज के तहत फ्रेंड्स हम यह सेट नंबर 30 आपके पास पहुंचा रहे हैं और सेट नंबर 30 के पहले का सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल के केसरिया केमिस्ट्री क्लास के सेट नंबर पर अगर आप देखेंगे बीएसएससी सेट नंबर 30 भी अगर आप देते हैं तो केसरिया कंपटीशन क्लास का यह सीरीज आपके पास आ जाता है। तो आप वहां से आसानी से इसको देख सकते हैं, या इसका अगर पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करवा देते हैं। आज से फ्रेंड्स हम इस पीडीएफ को बिना टिक लगा हुआ यानी बिना आंसर का भी और आंसर के साथ भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है केसीसी ऑफिशियल। अगर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देते हैं, वहां से भी आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बार बार कहते हैं कि परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही हम आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन को रेशियो रखा जाता है एग्जाम में, उतने ही क्वेश्चन को आपके पास देने का हम प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से सेट प्रैक्टिस लाए हैं और उससे छाप के आपको दे रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस सेट प्रैक्टिस को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन चूज करते हैं हम और उस लेवल तक उसको हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो लेवल आपका बीएसएससी के सीजीएल में फॉलो करेगा। आपका उस क्वेश्चन, चाहे तो वह करंट अफेयर्स का पोर्शन हो, चाहे साइंस का पोर्शन हो, चाहे तो इसके अलावा स्टैटिक जीके का पोर्शन हो, सभी को हम इस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं एनसीईआरटी के बुक से, कि आपको वहां तक क्वेश्चन आपको एग्जाम तक में देखने को मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को, अगर ये 30 नंबर सेट चल रहा है ना, तो पहले से लेकर 30 नंबर सेट तक अगर आप देख लेते हैं वीडियो को, तो एक निश्चित तौर पर अच्छा कलेक्शन आपके पास बीएसएससी क्वेश्चन को लेके आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीटी के साथ मेंस का भी तैयारी साथ में लेके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि पीटी का हो जाएगा उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि बड़ा एग्जाम ऐसे कभी भी नहीं निकलता है। पीटी के साथ में ही आपको मेंस का भी तैयारी करना है, तो लेवल उस अनुसार से ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि पीटी में तो हो सकता है कि आपको कोई भी स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा, भीड़ देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाजर मूली की तरह जब पीटी हो जाएगा तो छटाएगा जब स्टूडेंट, तो उसके बाद मेंस में आपको मैच्योर स्टूडेंट मिलेगा और वहां आपको अव्वल करना है। क्लियर? तो आप इस लेवल को पहचानेंगे। आप जब भी सेट प्रैक्टिस करिएगा तो इस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा कि आपका सेट प्रैक्टिस जो मार्केट का बुक है वो आपको सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। इस चीज को आप अपने से गेस कीजिएगा, अपने से उसको अनुमान कीजिएगा कि कितना हद तक आपके लिए वह ज्यादा उचित है और ज्यादा अच्छा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर यूट्यूब चैनल पर, इस केसरिया केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है, कोई गलत कंटेंट हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं आपको दे रहे हैं, आपके जीवन से, आपके कैरियर से ही रिलेटेड चीजें को हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा, ताकि केसरिया केमिस्ट्री क्लास और ऊपर जा सके, इसके साथ आपको भी ऊंचा ले जा सके और भी हम अच्छे कंटेंट को जोड़ने का प्रयास कर सके। फ्रेंड्स, आप जोश, जुनून और उत्साह, जितना जोश, जुनून, उत्साह के साथ हम क्वेश्चन को छाट के आपके पास प्रस्तुत करते हैं, उसी जोश, जुनून और उत्साह के साथ आप भी अपने तैयारी को बनाए रखेंगे। और जब भी वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा। जब भी कोई कमी रहता है तो आप आसानी से हमें मैसेज कर सकते हैं, आसानी से हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, उसे थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। थर्मोक्लाइन का क्षेत्र समुद्र सीमा के गहराई में होता है और यह 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान थर्मोक्लाइन के अंतर्गत पहुंच जाता है समुद्री सीमा के गहराई में। और यह समुद्री सीमा की जो गहराई होती है, क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र गहराई जो होता है इसका, वह कितना गहराई पर ऐसा होता है कि थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहलाता है? तो वो होता है 100 मीटर से लेकर, वह क्षेत्र जो होता है वह 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर थर्मोक्लाइन क्षेत्र समुद्री सीमा के नीचे कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया था? आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले ध्यान देंगे, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे संवैधानिक संशोधन 101वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पूरे भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 के। तो संवैधानिक संशोधन पूछेगा तो 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसके तहत जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त उत्पाद एवं उससे संबंधित राज्य का सही मिलान करना। एक तरफ आपका उत्पाद दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो अभी जिसका हाल ही में जीआई टैग मिला है तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो है यह एक वाद्य यंत्र है और यह तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। क्लियर। दूसरा है मिथिला मखाना जो हमारा बिहार का प्रोडक्ट है। बाडा कोलम चावल जो है वह महाराष्ट्र का है, जबकि रटौल आम जो है वह उत्तर प्रदेश का है। तो आंसर आपका बनता है 3, 4, 1, 2, आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में उदार शक्ति नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ध्यान देंगे उदार शक्ति यह एक दो देशों के बीच वायु सैन्य अभ्यास है। इस चीज को पहली बात ध्यान देंगे, वायु सैन्य अभ्यास है और वह भारत और किस देश के बीच है, तो भारत और मलेशिया के बीच है। और इसका आयोजन जो किया गया अगस्त 2022 में, इसका आयोजन मलेशिया में ही किया गया। वायुसेना के बीच, दोनों देशों के वायुसेना के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पर्वत पदीय, अब मान लिया जाए यह पर्वत है और पर्वत का नीचे वाला एरिया जो है यहाँ जो मिट्टी पाया जाता है इसे पर्वत पदीय मिट्टी कहा जाता है। क्लियर। तो यह प्रदेश जो होता है उसे भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्यों का घटता हुआ क्रम इनमें से कौन सा है। आपका सही आंसर है सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद केरल का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, उसके बाद हरियाणा। अब फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देंगे कि जनगणना घनत्व उसे कहा जाता है जहां कम जगह है और रहने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा कम जगह जो है वो बिहार में, और रहने वाले जगह की तुलना में बिहार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ध्यान देंगे बिहार में जनघनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। क्लियर। जबकि पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान देंगे तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। केरल की ओर ध्यान देंगे तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि अंतिम है हरियाणा और यह 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल मापदंड संबंधित होता है किससे। ऑप्शन में बैंकिंग क्षेत्र, कर, पूंजी बाजार से या बीमा कर से। तो बैंकिंग क्षेत्र में वेसल मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जॉर्ज मिशेलेट, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स या अर्नोल्ड टोइनबी। सही आंसर होगा अर्नोल्ड टोइनबी ने पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग इंग्लिश में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ध्यान देंगे बिहार मात्र एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है देश के साथ, वो है नेपाल, और भारत एवं नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो 729 किलोमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी 729 किलोमीटर है बिहार और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सितंबर 2022 में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया। सही आंसर होगा नोएडा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे दूध के उत्पादन में डेयरी के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में पहला स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर दूध के उत्पादन में है। पूरे विश्व का भारत के द्वारा दुग्ध उत्पादन जो है वो 21% अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। अतः डेयरी के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। क्लियर। और विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन नोएडा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन गर्म समुद्री धारा है। ऑप्शन में है क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्नियो जलधारा, पेरू जलधारा या एलनीनो जलधारा। तो ध्यान देंगे बीबी क्यूरोआई, ध्यान देंगे बीबी के प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा की ओर ध्यान देंगे। क्यूराइल जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि कैलिफोर्नियो जलधारा जो है वह
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। और पेरू जो है वह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर। तो इस तीनों की तीनों ठंडी है, जबकि एल नीनो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो याद रखने के लिए हम ट्रिक बैठाते हैं कि बीबी क्यों रो आए, बीबी क्यों रो आए, बीबी क्यों रो आए। तो लगन का समय है, में विदाई होगा तो बीबी रोबे न करेगी, ये हंसबे करेगी। अतः आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, बीबी हो गया खत्म। क्यूरोसिवो जलधारा, क्योरो से याद रखेंगे, क्यूरोसिवो जलधारा जो है वह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, जबकि आ से आए जो है वह एल नीनो जलधारा है, जिससे प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा इंगित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए, इसका फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो C2H2O4 होता है। C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका इस्तेमाल स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। आपके पास ऑप्शन, विद्युत धारा को एम्पियर से ज्ञात किया जाता है, आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत विभव को नहीं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं कहीं देता है ब्रिज। तो ब्रिज जो होता है वो रेसिस्टेंस, विद्युत धारा का मापने में सहायता लिया जाता है। क्लियर। विद्युत धारा का आमीटर हो ही गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन है तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन या रमन प्रभाव। तो रडार जो है वह रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार का यूज कहां कहां किया जाता है तो ध्यान देंगे, रडार का यूज जो होता है वो वायुयान संचालकों के द्वारा रडार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। जबकि सोनार का यूज जो होता है वह नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 से 22 के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इसमें ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है यह इस बार का चौथा संस्करण था, दिया हुआ है यह चौथा संस्करण था, तथा यह किसके द्वारा आयोजन किया जाता है। यह सूचकांक इंडेक्स जो है वह फसाई के द्वारा, FSSAI फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। और ध्यान देंगे इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंड जो है उसके अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी जाती है, जिसमें बड़े राज्य को शामिल किया जाता है, छोटे राज्य को शामिल किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया जाता है। तो बड़े राज्य में सबसे पहला स्थान जो रहा है वह तमिलनाडु का रहा है, जो 82 अंकों के साथ सबसे पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान बड़े राज्यों में गुजरात का रहा है, तीसरा स्थान बड़े राज्यों में वह रहा है महाराष्ट्र का, और चौथे बड़े राज्यों के अंतर्गत चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। अब छोटे राज्यों की ओर ध्यान देंगे, ये भी आंकड़ा याद रखेंगे। छोटे राज्य की ओर ध्यान देंगे तो पहले स्थान पर गोवा रहा है, गोवा को 56वां अंक मिला है और पहले स्थान पर रहा है। जबकि दूसरा स्थान पर मणिपुर, तीसरा स्थान पर जो रहा है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर, सिक्किम तीसरे स्थान पर और चौथे अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, इसलिए लिखना पड़ रहा है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखना निश्चित तौर पर। तो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में भी याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में भी याद रखेंगे तो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का आता है, जम्मू एंड कश्मीर का आता है। दूसरे स्थान पर दिल्ली का आता है, दिल्ली। तीसरे स्थान जो आता है वो चंडीगढ़ का और चौथे लक्षद्वीप का आता है, चंडीगढ़ और चौथे स्थान जो है वो लक्षद्वीप। क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाता है? तो इसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। जब आवेशित किया जाता है तो साबुन के बुलबुले का आकार जो है वो बढ़ जाता है। एक बात का और ध्यान देंगे, क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट पूछता है कि पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है किसके समान दिखाई देता है? तो समान तो इस तरीका से दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, लेकिन यह कार्य किस लेंस की भांति करता है? तो व्यवहार यह करता है अवतल लेंस की भांति। इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अगर अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा इसकी क्षमता घट जाती है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, खूब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब लेंस को ऐसे द्रव्य में अगर डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो जाए, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो जाए द्रव्य का अपवर्तनांक, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन इसकी क्षमता घट जाती है। ध्यान देंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, रेनिन जो होता है वो पेट में दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह रेनिन का उत्पादन जो होता है ना, साधारणतः जनरली जन्म से 8 वर्ष तक ही प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है, सेक्रीशन होता है। 8 वर्ष के बाद धीरे धीरे यह रेनिन हार्मोन जो रेनिन एंजाइम जो होता है वो कमना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जब हम कभी 8 वर्ष से ऊपर या जब कभी भी खुतवा हो गए हैं, बड़का को हो गए हैं, ठीक है, लगन के लायक हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जब कच्चा दूध अगर पी लेते हैं, आप गांव में गए हैं और कच्चा दूध अगर पी लीजिएगा तो ऐसे स्थिति में पेट की जो स्थिति होती है, तो 4 आदमी के पास जगह अगर बैठेंगे ना तो पेट से जो आवाज आएगा वो आवाज ऐसा बेइज्जती का आवाज आएगा कि लगेगा हो किधर से रहा है, पेट से हो रहा है कि कहीं और से हो रहा है। अतः आपको खड़ा रहने की भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा। तो क्यों? यही रेनिन हार्मोन जो दूध को पचाने वाला हार्मोन है, इसकी मात्रा कम गई है। जब फुटवा वर्गो हो गए हैं तो इसका आवाज जो इसका जो सेक्रीशन जो है वह घट गया है, जिसके कारण से पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आने लगता है। और वह आवाज ऐसा कभी कभी आता है कि 5-6 आदमी के बीच अगर आप खड़ा हैं तो आप दूध पिए हैं, बोल रहा है आपका पेट, लेकिन स्थिति ऐसा होगा कि लगता है कि बोल कहीं और से रहा है, आदमी अगला समझेगा कुछ और। अतः यह रेनिन हार्मोन जो होता है दूध को पचाने वाला हार्मोन होता है और यही दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। 8 वर्ष से ऊपर जनरली साधारणतः यह सेक्रीशन इसका कमते चला जाता है, जिसके कारण से दूध के पाचन में विलंब होता है या दूध के पाचन में तकलीफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकलिन जो है वो तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान देंगे, तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे के ताड़ का इस्तेमाल तड़ित चालक में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? पुराने बिहार की कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? पहली बात, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। क्लियर है? इस डेट को निश्चित तौर पर याद रखेंगे। और यह बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लिया था? तो याद रखेंगे यह बिहार का 45.85% लगभग कहीं दिया हुआ रहेगा, तो लगभग दिया हुआ रहेगा 46% भूभाग लेके और बिहार से अलग हो गया। बाकी का 54% भूभाग जो है वो अभी बिहार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचता है? डायबिटीज के रोगी को क्या नहीं पच सकता है? तो शर्करा नहीं पच सकता है। ऑप्शन नंबर डी, शर्करा डायबिटीज के रोगियों को नहीं पचता है। अब ध्यान देंगे, डायबिटीज होता कैसे है? तो जब इंसुलिन का हार्मोन का सेक्रीशन कम हो जाता है, ऐसे स्थिति में यह शर्करा जो है पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से फैल जाता है। अब इंसुलिन का सेक्रीशन जैसे ही कमा तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना वो शर्करा को कंट्रोल करने का काम करता है, पचाने का काम करता है। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय के बिट्टा सेल से स्रावित होता है। अब ये अग्नाशय के बिट्टा सेल से स्रावित होना कम हो गया है, जिसके कारण से यह शर्करा हमारे शरीर में पूरी तरीके से फैल जाता है, जिसके कारण से होता क्या है कि ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और इसे ही डायबिटीज कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कान किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है। कान में क्या किसी प्रकार का हड्डी पाया जाता है? बाएं कान में, बाएं कान में एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का अस्थि नहीं पाया जाता है, वो होता है कार्टिलेज का बना हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन सामान्य महिला को कितना किया जाता है? अब देखेंगे इसमें दूध के
दूध के आहार में दूध का सेवन जो होता है वो महिला का अलग होता है और पुरुषों का आंकड़ा इसमें अलग होता है और बच्चों का आंकड़ा अलग होता है। केवल हम ध्यान दे लेते हैं वयस्क पुरुष जो सामान्य काम करता है, जो सामान्य होता है। अब वयस्क पुरुष की बात कर लेते हैं। वयस्क पुरुष की बात कर लेते हैं तो जो सामान्य होता है और एक मध्यम होता है यानी थोड़ा सा अधिक काम करने वाला होता है और एक कठोर काम करने वाला व्यक्ति होता है। क्लियर? 3 प्रकार के व्यक्ति। अब ये दूसरा को रखेंगे महिला और सेम यही रखेंगे सामान्य, मध्य और कठोर। जो सामान्य काम करता है, जो मध्यम काम करती है और जो कठोर काम करती है, और बच्चों में रखा जाए तो ध्यान देंगे कि सामान्य पुरुष जो होगा वो 150 ग्राम का दूध जो है प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करना उसको जरूरी होता है, जबकि मध्यम जो होता है वो 200 ग्राम का होता है और कठोर काम करने वाला जो पुरुष होता है उसको 250 ग्राम प्रतिदिन दूध चाहिए। महिला में यही आंकड़ा अगर यदि जो देखा जाए तो ध्यान देंगे 100, 150 और 200 होता है। 100 होता है ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम होता है। जबकि बच्चा की ओर ध्यान देंगे तो बच्चों में दूध जो होता है वह 1 से 3 वर्ष का होता है, फिर 4 से 6 वर्ष का भी होता है। बालक बालिका के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। तो साधारणतः ध्यान रखेंगे कि बच्चा में 250 ग्राम प्रतिदिन दूध मिलना जरूरी होता है। ध्यान देंगे तो इसमें महिला का कितना प्रतिशत है जो प्रतिदिन सामान्य महिला को है, तो प्रतिदिन सामान्य महिला को जो है वह 100 ग्राम दूध जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? सबका आंकड़ा यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? ऑप्शन है बीज, फल, पत्ती या जड़ में। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फल से प्राप्त किया जाता है सूती वस्त्र बनाने के लिए रेशा की प्राप्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गोवा के पणजी में, कर्नाटक के बेंगलुरु में या तमिलनाडु के चेन्नई में। तो आंसर सही होगा तमिलनाडु के चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड। और यह शतरंज ओलंपियाड जो है वह भारत में पहली बार ही आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, और यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया है। क्लियर? ध्यान देंगे शुभंकर जो इसका रहा था वो थम्बी रहा था। शुभंकर जो रहा इसका, ध्यान देंगे थम्बी इसका शुभंकर रहा था जो एक शतरंज नाइट है। क्लियर? ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जो जीता इसमें वह उज्बेकिस्तान जीता और कांस्य पदक भारत का बी टीम ने जीता। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन ने जीता और कांस्य पदक जो जीता वो भारत के ए टीम ने जीता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्तेजना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसे ही फाइट एंड FIGHT फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो यह इतना ज्यादा उत्तेजित कर देता है ह्यूमन बॉडी को कि आवश्यकता से ज्यादा उत्तेजना ला देता है, जोशिया देता है, जिसको कहते हैं ना जोशिया देता है, जोश आ जाता है, तो इसे को उत्तेजना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जोशियाना। मतलब इतना ज्यादा जोशिया दे देगा आपको कि आपको एगो गाली दिया तो इतना हद तक ही आपको पहुंचा देता है कि आप उसको 5 गाली दीजिएगा। हो सकता है एगो गाली के बदले 4 तबड़ा खींच के आप दे भी दीजिए। तो यही उत्तेजना होता है जो कि बढ़ा देता है। थोड़ी देरी के बाद आपको अगर ऊपर से उधर से भी 4 तबड़ा लग गया तो जो सीधे ठंडा हो जाएगा, यानी उड़ा दिया है आपको और उसके बाद क्या हो गया? लड़ा दिया आपको और उसके बाद क्या हुआ? खुद उड़ गया, यानी तुरंत डिक्रीज हो गया, तुरंत नीचे चला आया। तो इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है जो उत्तेजना के लिए जरूरी होता है। एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे पहली फिल्म कौन थी? सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सत्यजीत रे को उन्हें एक बात और ध्यान देंगे, 1992 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था कब? 1992 ईस्वी का भारत रत्न सत्यजीत रे को प्रदान किया गया था। 1992 ईस्वी में ही इनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड
भी प्रदान किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण। इसे ही विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और यह 7 मंजिला इमारत है। ध्यान देंगे, यह 7 मंजिला है, यह 7 मंजिला इमारत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई थी? तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। गोत्र व्यवस्था कहते किसको है? तो इससे आपके पूरे परिवार के जो पूर्वज थे उसके साथ आपके संबंधों को दर्शाने की एक व्यवस्था होती थी जिसे गोत्र व्यवस्था कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 48, 40, 36 या 2। बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या कितना है? तो 243 इसके सदस्य संख्या है, जिसमें से 38 सदस्य जो है वो आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति हेतु। क्लियर। जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या आरक्षित जो की गई है वो 2 आरक्षित की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो बृहत स्नानागार थी। यह बृहत स्नानागार 1188, ध्यान देंगे 11.88 मीटर, 11.88 मीटर लंबा, जबकि चौड़ाई की ओर अगर यदि जो ध्यान देंगे तो 7.01 मीटर चौड़ा, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे यानी गहराई की बात करेंगे तो 2.43 मीटर गहरा था। क्लियर। तो संभवतः मोहनजोदड़ो में अवस्थित स्नानागार जो बृहत स्नानागार के नाम से जाना जाता था संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो की खोज ध्यान देंगे तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। इस मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। मृतकों का इसे टीला की संज्ञा दी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन ने प्रतिपादन किया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आइंस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी के द्वारा गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था। ध्यान देंगे, लोदी वंश जो चला था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था और अंतिम जो शासक हुआ वह इब्राहिम लोदी हुआ जो बाबर से हार गया था 1526 ईस्वी में, और इस सल्तनत काल का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमल गुजार निम्नलिखित में से किसका राजस्व अधिकारी था? ऑप्शन है सूबा का, सूबा मतलब राजधानी होता था, सरकार का यानी कि केंद्रीय सरकार जो होता था, राजा जो होता था, तो अमल गुजार जो था वह राजस्व अधिकारी, सरकार का राजस्व अधिकारी होता था। कहने का मतलब राजा का वह राजस्व अधिकारी होता था और यह अमल गुजार जो था वह मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन कहलाता था। क्लियर। और इसी प्रशासन के अंतर्गत सरकार का अमल गुजार नामक एक पदाधिकारी जो होता था वो राजस्व का अधिकारी हुआ करता था। क्लियर। राजस्व का अधिकारी हुआ करता था। एक बात का और ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि यह मौर्य काल जो था, मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के पदों को शामिल किया गया था, जिसमें से कई प्रकार के पद शामिल थे। अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कई प्रकार के पदों की चर्चा किया गया है, जिसमें 18 प्रकार के वर्णित पद की चर्चा किया गया है, जिसमें से मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशासता, प्रदेष्टि, पौर, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतपाल,
ये जो मौर्य काल में शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के पद थे उसकी चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सन 1950 ईस्वी में। इसका भी ध्यान देंगे कि 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के तहत कौन से व्यक्ति भौतिकी से संबंधित नहीं है? तो यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची जो आपको दी गई है वो कौन सी है जो भौतिकी में नहीं दिया गया है। अब ध्यान देंगे 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है और एक इनमें से है जो नहीं है उससे। क्लियर। ध्यान देंगे एलेन एस्पेक्ट जो है वो फ्रांस के, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन एफ क्लॉसर को भी मिला है, यूएसए के हैं, इन्हें भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। और एंटोन जिलिंगर, तीनों को भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। जबकि ध्यान देंगे एनी एरनॉक्स जो है इन्हें साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्ड्रम बेल्ट कहां स्थित है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को डोल्ड्रम या इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो विषुवत रेखा के तट में स्थित मौजूद होता है। यानी जहां विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसे ही शांत पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस। ऑप्शन नंबर डी लानोस को कहा जाता है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। सवाना जो है वह अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या कथकली। आपका सही आंसर है भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति के अलावा भी ध्यान देंगे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, सोनल मानसिंह, लीला सेनसंग, मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी, यह सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। जबकि मणिपुरी की भी ध्यान देंगे तो मणिपुरी में झावेरी बहने, कलावती देवी, ये सभी मणिपुरी से संबंधित होती हैं। क्लियर। कथक की ओर अगर ध्यान देंगे तो सितारा देवी, बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, शोभना नारायण, यह उत्तर भारत की कथक जो है वो उत्तर भारत का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। जबकि अगर ध्यान देंगे कि कथकली जो ऑप्शन नंबर डी में है, कथकली कृष्णा नायर और शांताराव, ये केरल में है कथकली लोक नृत्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, कपास, मक्का किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण है। चावल, कपास और मक्का जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दलहन में याद रखेंगे उड़द, अरहर और मूंग। हम खरीफ की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। दलहन की ओर अगर ध्यान देंगे तो उड़द, अरहर और मूंग। तिलहन की ओर ध्यान देंगे तो सोयाबीन, सूरजमुखी तथा एक होता है बादाम का जो निकलता है, जिसे आप बादाम को बादाम लिख सकते हैं, डायरेक्ट बादाम। सोयाबीन, सूरजमुखी, बादाम। इसके अलावा भी अगर ध्यान देंगे तो गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, इतना चीज जो होता है वो खरीफ फसल। इतना याद रख लेंगे ना फसल को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रबी फसल और खरीफ फसल में। 14 फसल को याद रखेंगे, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। दाल में याद रखेंगे उड़द, अरहर, मूंग। तेल में याद रखेंगे तो सोयाबीन, सूरजमुखी और बादाम।
तथा गन्ना, तंबाकू, जूट और कपास ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन स्थगन का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? आपका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें सदन के स्थगन करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारी को निलंबित, मूलभूत अधिकार, यहाँ पे अधिकारी नहीं होगा, मूलभूत अधिकार को निलंबित करने का सत्ता किसके पास होती है? तो वो होती है आपका राष्ट्रपति के पास, की मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है किसी खास अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 94वां ऑस्कर अवार्ड के तहत। ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 जो है वो लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया और इसके निर्देशक सियान हेडर, इसके निर्देशक सियान हेडर, निर्देशक सियान हेडर को, हेडर जो इसके निर्देशक हुए कोडा के। क्लियर। अब इस 94वां ऑस्कर अवार्ड के तहत अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ओर अगर ध्यान देंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब बिल स्मिथ को दिया गया, बिल स्मिथ को प्रदान किया गया जो किंग रिचर्ड के लिए दिया गया। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर देखेंगे, अभिनेत्री का अगर देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब तो जेसिका चेस्टेन, जेसिका चेस्टेन को प्रदान किया गया। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अगर पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब अगर आपसे पूछेगा तो जैन कैंपियन, जैन कैंपियन को प्रदान किया गया। क्लियर है। तो ये 94वां ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जाता है? तो संचित निधि है तो संसद की अनुमति से संचित निधि से धन निकाला जाता है। क्लियर। संचित निधि से धन का निष्कासन संसद की अनुमति से किया जाता है, जबकि आकस्मिक निधि अगर रहेगा तो आकस्मिक निधि से धन का निष्कासन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है? तो संसद को होता है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा शुरू की गई कौन सी लिखित इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक मनी के नाम से जानी जाती है? तो प्लास्टिक मनी होता है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? बागवानी से उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है ऑप्शन नंबर बी, काजू। क्लियर, काजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिर रही है या गिरने की प्रवृत्ति हो रही है उसे आप सुलभ मुद्रा कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसका और एक विशेषता क्या है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्लियर। जब विनिमय दर गिर रहा है तो इस आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन विनिमय दर लगातार ऊपर जा रहा है और यह आसानी से उपलब्ध नहीं है तो इसे दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। गर्म मुद्रा किसे कहेंगे? जिसका पलायन कर जाने की क्षमता ज्यादा होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया? तो 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया, बी नंबर ऑप्शन, 1924-25 में। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? आप देखेंगे ऑप्शन दोनों दिया, बोध गया भी और गया भी। आपका सही आंसर होगा बोध गया में विष्णु पद मंदिर स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से अलग हो गए थे, कब? तो देखे क्वेश्चन पर एकदम गौर करेंगे, जो क्वेश्चन समझ लिया वो 60% आंसर भी समझ गया, इसलिए क्वेश्चन समझिएगा। आई कि जल्दबाजी में तुरंत 1936 ऊपर में देखे 1936 मार के आ गए। बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से पृथक किया गया 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1490, 1504 या 1510 या उपर्युक्त में से सभी। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किया था। क्लियर? 1504 ईस्वी में। और यही 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की भी स्थापना की थी। वही सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना भी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन जो किया किसके लिए? भूमापन हेतु गजे सिकंदरी का प्रचलन जो किया वो सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी कहां बनाया? राजधानी जब आगरा शहर की स्थापना किया तो राजधानी आगरा को बनाया। क्लियर? राजधानी आगरा को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शिशु लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच कितना रहा है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 917, 927, 919 या 943। ध्यान देंगे 919 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शिशु लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच रहा है। यानी प्रति एक हजार पुरुषों पर बच्चों की संख्या 919 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के तहत कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? देखेंगे 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के तहत 4 व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। चारों व्यक्ति आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। अब कौन सा मिलान इसमें संबंधित नहीं है? सोथियारा छीमो को प्रदान किया गया है स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए, यह बात गलत है। सोथियारा छीमो को मनोचिकित्सक के लिए यानी साइकेट्रिक के लिए, चिकित्सा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोथियारा छीमो को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है बर्नाडेट जे मैड्रेड को बाल रोग विशेषज्ञ के लिए, बिल्कुल सही है। तदासी हिटोरी को नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए, सही बात है। और गैरी बेंचेगिल को पर्यावरणविद के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का। तो आपका जो सही मिलान नहीं था वो ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? किस आंदोलन के दौरान, कब फहराया गया था? तो आपका सही आंसर जो होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलट एक्ट के संबंध में किसने कहा था इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने यह शब्द कहा था। जबकि रौलट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल के दिन लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलट एक्ट पारित किया गया था। क्लियर? अब ध्यान देंगे रौलट एक्ट जो है 13 मार्च को रौलट एक्ट पारित किया गया था। 13 मार्च को, तभी तो फिर 13 अप्रैल को जाकर 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में जब जनसभा एकत्रित हो रहा था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान देंगे रौलट एक्ट 1919 ईस्वी में 13 मार्च को पारित हुआ था, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून मोतीलाल नेहरू ने कहा था। जबकि महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था, ब्लैक एक्ट कहा था। काला कानून की संज्ञा रौलट एक्ट को महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया था। इसके द्वारा हुआ क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा अन्य ब्रिटिश को व्यापार का अधिकार दिया गया था। चीन देश के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन देश के साथ व्यापार अभी भी कर सकते थे। चाय का व्यापार भारत से और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में 1833 ईस्वी के तहत चीन के साथ व्यापार भी और भारत के साथ चाय का साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया गया था। यानी पूरी तरीका से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी को ईस्ट इंडिया के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जबकि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी तरीका से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तो 1833 ईस्वी का, लेकिन
लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है? ऑप्शन है पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, जनक या हर्षवर्धन। सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के प्रशस्ति लेख पर लिखा हुआ है, सिक्के पर लिखा हुआ है कि अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लिखा गया है। क्लियर, ध्यान देंगे समुद्रगुप्त 1335 से लेकर 1375 एडी तक शासन किया था गुप्त वंश का यह शासक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है और यह बीना बजाने में बड़ा निपुण था। इसे संगीत का बड़ा प्रेमी कहा जाता है, संगीत का इसे प्रेमी कहा जाता है क्योंकि सिक्कों पर बीना बजाते हुए इसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामदेव गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो सामवेद, 4 प्रकार का वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद गाने वाले को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद के गाने वाले पुरोहित को होत्री या होत्रा के नाम से जाना जाता है ऋग्वेद को। ध्यान देंगे ऋग्वेद के गाने वाले पुरोहित को होत्री या होत्रा कहा जाता है। दूसरा आता है सामवेद, सामवेद के गाने वाले पुरोहित को उदात्री, उदात्री या उदगाता के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यजुर्वेद, यजुर्वेद को गाने वाले पुरोहित को अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा गया है। जबकि अथर्ववेद के गाने वाले पुरोहित को कहा गया है, वह कहा गया है ब्रह्मा। क्लियर है, तो आपका इसमें सामवेद है तो उदगाता या उदात्री होगा, यहीं पर उदात्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जो है वह है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? पहली बात ध्यान देंगे, विश्व कैंसर दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 4 दिसंबर को प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम जो रही है वो रहा है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर सी, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत। ध्यान देंगे मोनोसेक्राइड जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल व्यवस्था होता है। मोनोसेक्राइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे इसके अंतर्गत ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज को शामिल किया जाता है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज को शामिल किया जाता है। क्लियर। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज को शामिल किया जाता है तथा फ्रुक्टोज को शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। ध्यान देंगे विश्व कैंसर दिवस था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था। विश्व कैंसर दिवस में अगर चलते हैं तो 4 दिसंबर नहीं 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल। क्लियर है। इसका 2022 का क्लोज द केयर गैप था, ध्यान देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय इनमें से कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में तथा अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद की चर्चा अगर करते हैं तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा नागरिकता से संबंधित चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, तो आपका आंसर इसमें बनता है ऑप्शन नंबर, नागरिकता प्रदान करने का संसद को अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यानी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु जो है ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य भारत का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नयनतारा सहगल, शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी या अरुंधति राय। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुम्पा
लाहिड़ी है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा भी ध्यान देंगे द नेम सेक, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा एक और नाम याद रखेंगे, एक और पुस्तक याद रखेंगे, द नेम सेक। द नेम सेक जो है वह झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है कैसे? तो अफ्रीकी मूल से पता लगा सकता है मनुष्य की अनुवांशिकी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में ही मनुष्य का जन्म स्थान माना जाता है। क्लियर? मनुष्य का सर्वप्रथम जन्म कहां? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? आपका ऑप्शन में है हाथी, हाथ, हथौड़ा, हसिया, तारा, मक्का और हसिया। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का और हसिया जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था? ऑप्शन में है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया या मीराबाई चानू। आपका आंसर होगा मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक जीतने वाली ये मीराबाई चानू रही थी। ये 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में ध्यान देंगे, भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक जीता था। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान देंगे नीरज चोपड़ा जो थे वो स्वर्ण पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। भारत भाला फेंकने के क्रम में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। जबकि पीवी सिंधु की ओर ध्यान देंगे तो टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंगजियागो को हराकर कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? ध्यान देंगे पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। ध्यान देंगे बजरंग पुनिया जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के 65 किलोग्राम कुश्ती में 65 किलोग्राम के कुश्ती में इन्होंने जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो मल्लखंभ से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन में है चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल ने निपख आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का का प्रचलन जो किया था वो ग्रीकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव, एलुवियम मतलब जलोढ़, एलुवियम का जमाव जो हुआ था जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी वैसे भी खादर होता है, उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है? यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इनका अस्तित्व हुआ था, यानी इनका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है IMF और विश्व बैंक का गठन जो हुआ था वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन KCC का अपना सेट प्रैक्टिस था BSSC सचिवालय सहायक का। मार्केट से हटके, मार्केट से अलग, नए जोश और नए जुनून के साथ था। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या यह वीडियो यूजफुल है स्टूडेंट के लिए? अगर यूजफुल है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिएगा। अगर आपको और भी आगे का वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की सेवा को देते हैं विराम। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी